पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में रजत नाम का कुम्हार अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। वो रोज मिट्टी के घड़े बनाता और उन घड़ों को जाकर बाजार में बेचता। देखो मेरे बच्चों, आज मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध लो। इस दुनिया में उन्हीं लोगों की कीमत होती है जो हमेशा मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। मुझे देख लो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। इसीलिए जब भी मैं गांव में निकलता हूँ, सब लोग मुझे राम राम करते हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी बहुत सारा मान सम्मान मिले और इज्जत मिले, तो तुम भी मेहनत करो और बड़े बनो। पर मेरी पत्नी मीरा को मेरी कोई कीमत नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ किसी से शादी मत कर लेना। पास बैठे लोग हंसने लगते हैं। अरे रजत, तुम किसको ज्ञान की बातें सिखा रहे हो? इन गधों को? इनको क्या समझ में आने वाला है? सचमुच तुम गधे के मालिक हो, तुम भी गधा ही रहोगे। चुप बैठो तुम लोग। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कितने बड़े निकम्मे हो। तुमसे अच्छे तो मेरे गधे दिन भर मेहनत का काम करते हैं। तभी रजत की पत्नी वहां जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ कर आ रही हूँ, और तुम इन लोगों को क्या ज्ञान की बातें सिखा रहे हो? कभी खुद की ओर देखा है? तुम कौन सा काम कर लेते हो? चलो, घर में कितना सारा काम पड़ा है, मटके बनाने पड़े हैं, वो मिट्टी सूख रही है, और तुम यहाँ लोगों से गप्पे लड़ा रहे हो। उठो जल्दी और घर चलो। और रजत अपनी पत्नी मीरा के साथ घर चला जाता है। चलो, ये सब मटके उठाओ और जाकर बाजार में बेच कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी इतने लोगों के सामने मुझसे ऐसी बातें करने की? तुम्हें पता है लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। तुम्हारी वजह से सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, इसलिए मैं अब काम पर नहीं जाने वाला। हाँ, मुझे अच्छे से पता है लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। ज्यादा नौटंकी मत करो और चुपचाप अपने काम में लग जाओ, वरना शाम का खाना नहीं मिलेगा। मैं कोई काम नहीं करने वाला मीरा। तुम कुछ भी कर लो, आज मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चले जाओ यहाँ से और उन्हीं लोगों से खाना मांग लेना जो तुम्हारी इज्जत करते हैं। मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन खाना देता है। बस मीरा, अब मैं इस रोज रोज की किटकिट से परेशान हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। और थोड़ी दूर चलने के बाद रजत को एक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। रजत उन बाबा के पास जाकर बैठ जाता है। बाबा, मुझे थोड़ा सन्यास मिलेगा? तुम मूर्ख हो क्या? सन्यास कोई खाने पीने वाली चीज है जो मैं तुम्हें थोड़ा दे दूंगा? तुम सन्यास का मतलब भी जानते हो? सन्यास लेना किसे कहते हैं? वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम सन्यास क्यों लेना चाहते हो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? बाबा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे रोज सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, मिट्टी लेने जाना पड़ता है, और उन मिट्टी से मटके बनाने पड़ते हैं, और मटकों को बाजार में बेचना पड़ता है। और इतना करके भी मेरी पत्नी मुझे रोज ताने मारती है कि मैं कुछ नहीं करता। अब मैं तंग आ चुका हूँ। इसी वजह से मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे सन्यास नहीं दोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये सब बात सुनकर बाबा थोड़े मुस्कुराते हैं। अरे बेटा, यही तो जीवन है। जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयां, ये सभी होता है। अगर जीवन में काम ही नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? और वैसे भी इन चीजों से तुम्हें तंग नहीं आना चाहिए। ये तो सामान्य मनुष्य की दिनचर्या है। सारी दुनिया इसी तरह से काम कर रही है। अगर तुम अभी मेहनत करोगे तो एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तब देखना,
तब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी। लेकिन अगर तुम काम ही नहीं करोगे तो तुम्हें घर में इज्जत कैसे मिलेगी? नहीं बाबा, मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन सब से छुटकारा चाहता हूँ। आप मुझे बस संन्यास दे दीजिए। देखो बेटा, अगर तुम घर के झगड़ों से ही परेशान हो तो उसके लिए मैं तुम्हें एक कान मंत्र देता हूँ। इस उपाय से तुम्हारे घर के झगड़े पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। देखो, जब भी तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो मुंह से एक शब्द मत निकालना, बस चुप रहना। और ऐसा कुछ दिनों तक करोगे ना तो तुम्हें इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ना ही बंद कर देगी। बस इतना उपाय करके देखो, तुम्हारे सारे घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगर मुझे कुछ फर्क ना पड़ा तो फिर से आपके पास आऊंगा। फिर आपको मुझे संन्यास देना ही होगा। फिर रजत घर चला जाता है। रजत के घर जाते ही मीरा बोलती है, आ गए तुम। हाँ, तुम तो बड़े अकड़ के साथ गए थे कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अब क्या हुआ? उधर गई सारी अकड़। बोलो ना, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? मुझे अच्छे से पता था, तुम्हारी शक्ल ही बता रही थी कि किसी ने तुम्हें पूछा तक नहीं होगा। बड़े आए कि लोग मेरी इज्जत करते हैं। लोग क्या खाक इज्जत करते हैं? अब पता चला गांव में तुम्हारी कितनी इज्जत है। एक वक्त का खाना भी तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। अब भूत की तरह क्या खड़े हो? चलो अंदर और चुपचाप खाना खाओ और सुबह सवेरे जल्दी उठकर काम पर निकल जाना। रजत मन ही मन सोचता है, अगर बाबा ने मेरी बोलती बंद ना की होती तो मैं भी तुम्हें बताता। लेकिन बाबा ने मुझसे कहा है कि जब भी मीरा झगड़ा करे मुझे चुप रहना है, और मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए मेरा चुप ही रहना सही है। और रजत चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन उसी गांव में एक राजा था। राजा को एक दिन एक बहुत बड़े ज्योतिषी जी कहते हैं, महाराज, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताइए, क्या बात है? महाराज, आप बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। किसी भी क्षण, किसी भी पल आपकी मृत्यु हो सकती है। महाराज को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। महाराज चिंता में पड़ जाते हैं और मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, मेरी तो अभी से तबीयत खराब होने लगी है। लगता है मैं अभी मरने वाला हूँ। मंत्री जी, मेरी एक आखिरी इच्छा है। उस आखिरी इच्छा को आप राजकुमारी तक पहुंचा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए राजकुमारी का विवाह हो जाए। मेरी यही एक आखिरी इच्छा है। जी महाराज, मैं अभी राजकुमारी तक ये संदेश पहुंचाता हूँ। कुछ देर बाद मंत्री राजा के पास फिर से आता है और बोलता है, महाराज, राजकुमारी ने शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या तुमने राजकुमारी को हमारी आखिरी इच्छा के बारे में नहीं बताया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही राजकुमारी से बात कर लेते हैं। अवनी बेटा, हम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मुझे पता है, आप मेरी शादी को लेकर ही बात करने आए हैं। हाँ बेटा, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। बेटा, हम तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं। अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? जी पिताजी, जरूर करूंगी, लेकिन मेरी शादी को लेकर एक शर्त है। पिताजी, अगर वो शर्त पूरी हो जाती है तो ही मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो शर्त क्या है बेटा? तुम हमें बताओ,
हम तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे। पिताजी, जो कोई पुरुष एक रात्रि में 5 मंजिला महल बनाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। राजकुमारी, ये कैसी शर्त है? ये कैसे हो सकता है, वो भी एक रात्रि में? ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो इसे एक रात्रि में संभव कर सके। वो मैं नहीं जानती पिताजी, लेकिन मेरी तो यही शर्त है। जो कोई पुरुष मेरी ये शर्त पूरी करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं पिताजी। महाराज वहां से निराश होकर चले जाते हैं, पर मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, जैसा कि राजकुमारी ने कहा है, पूरे गांव में इस बात का ऐलान कर दो। देखते हैं हमारे गांव में अगर ऐसा कोई पुरुष हुआ तो वैसे तो ये शर्त असंभव है, लेकिन फिर भी हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हमें कोशिश करनी ही होगी। फिर मंत्री जी पूरे गांव में इस बात का ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, जो कोई पुरुष एक रात्रि में 5 मंजिला महल बांधकर खड़ा करेगा, उसे राजा की पुत्री राजकुमारी अवनी का विवाह तय किया जाएगा। ये कैसी अजीब शर्त है? भला ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कोई पुरुष हमारे गांव में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं है जो एक रात्रि में महल खड़ा कर दे। लगता है जानबूझकर राजकुमारी जिंदगी भर कुमारी ही रहना चाहती है। ऐसा पुरुष तो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रजत और मीरा रात्रि का भोजन करके सो रहे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, रजत, उठो, बाहर आओ। रात में अचानक रजत की नींद जाती है। रजत आवाज सुनकर डर जाता है और मीरा को उठाता है। मीरा, उठो मीरा, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। तो जाकर देखिए ना, मुझे मत उठाइए, मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। मीरा, मुझे डर लग रहा है, कहीं भूत निकला तो? तुम उठो ना, तुम जाकर देखो। कैसा आदमी मिला है? इतना डरपोक आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। अब मुझे ही देखना पड़ेगा। कौन है रे बाहर? जैसे ही मीरा दरवाजा खोलने के लिए उठती है, रजत डर के मारी रजाई ओढ़ लेता है। मीरा जैसे ही बाहर आकर देखती है तो बाहर एक गधा खड़ा होता है। अरे सुनते, बाहर आइए, ये तो गधा है। रजत बाहर आकर देखता है तो सच में वो एक गधा होता है। मीरा, ये गधा किसका है? ये तो हमारा गधा नहीं है। हमारे पास तो 2 गधे हैं। हमारे दोनों ने मिलकर एक रात में ही ये गधा कैसे पैदा कर दिया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और वो दोनों तो काले हैं और ये तो सफेद है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये गधा हमारा है ही नहीं, ये कहीं और से आया है। देख ही रहे ना, नाक गोरा, चिट्टा और चिकना सा है। मुझे तो ये गधा बहुत पसंद आया। तभी आवाज आती है, रजत, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे मीरा, आवाज बदल कर क्यों बातें कर रही हो? मुझे डराओ मत, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। मैं कहाँ बात कर रही हूँ? मैं तो आपके साथ ही खड़ी हूँ। ये मर्दों जैसी आवाज मेरी नहीं है। रजत, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। हे भगवान, ये आवाज तो इस गधे से आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये गधा बात कर रहा है? हाँ रजत, तुमने सही कहा। मैंने तो आज तक बोलते हुए गधा कभी नहीं देखा। रजत, मेरी बात सुनो। मुझे राजकुमारी अवनी से शादी करनी है और उसके लिए मैं एक रात्रि में उनके लिए महल बना दूंगा। रजत, तुम मेरे पिताजी की तरह हो
और मीरा मेरी माँ की तरह। तुम दोनों ही अब से मेरे माता पिता हो। मैं तुम्हारा भी जीवन पूरी तरीके से बदल दूंगा। तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर उसमें आराम से रह सकोगे। तुम्हारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें सबसे अधिक धनवान बना दूंगा। महाराज के पास जाकर मेरी और राजकुमारी की शादी तय कर दो। रजत, मैं एक रात्रि में महल बना दूंगा। क्या सच में तुम महल बना सकते हो? हाँ रजत, तुम चिंता मत करो। मेरे पास जादुई शक्ति है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब हम महाराज जी के समधी बन जाएंगे। सुनिए जी, कितना अच्छा होगा ना, हमारे गधी की शादी राजकुमारी से हो जाएगी। हम तो लड़के वाले हैं, हमारा कितना रौब होगा ना। आप इतना सोच क्यों रहे हो? जैसा वो गधा कह रहा है, मेरा मतलब जैसा हमारा बेटा कह रहा है, वैसा क्यों नहीं कर देते? वो कह रहा है ना, उसके पास जादुई शक्ति है, और आप देख रहे हैं ना, वो हमारी तरह इंसानों की तरह बातें कर रहा है। आपने ऐसा गधा कभी देखा है? तो जरूर उसके पास जादुई शक्ति होगी। वो जैसा कहता है वैसा ही करो। ठीक है मीरा, मैं कल सवेरे ही महाराज के पास जाता हूँ और शादी की बात तय करके आता हूँ। दूसरे दिन मंत्री जी बोले, कितने दिन हो गए, आज भी कोई शादी की बात करने नहीं आया। मंत्री जी, लगता है हमारे गांव में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो राजकुमारी के लिए ऐसा महल बना सके। इसका मतलब हमें अपनी आखिरी इच्छा को अधूरी लेकर ही मरना होगा। तभी वहां पर रजत आता है और महाराज की जगह जाकर बैठ जाता है। राम राम ओ महाराज। अरे तुम मूर्ख हो क्या? ये क्या कर रहे हो? वो महाराज की जगह है, उठो वहां से। माफ करना, मुझे पता नहीं था महाराज। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आपके पास हमारे बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरा बेटा आपकी पुत्री अवनी से विवाह करने के लिए तैयार है, तो मेरी तरफ से आप रिश्ता पक्का ही समझें। कुछ मीठा लेकर आओ, आज से मैं तुम्हारा समधी हूं। अरे ओ गधे, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोलते जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा कौन सा बेटा है? सारे गांव वालों को पता है कि तुम्हारी कोई संतान है ही नहीं, फिर तुम किस बेटे की बात कर रहे हो? और तुम्हें पता है, जो तुम कह रहे हो अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कुछ सोच समझ कर बोलो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरे बेटे ने ही मुझे यहाँ भेजा है। शर्त के मुताबिक मेरा बेटा ही राजकुमारी से शादी करेगा। मंत्री जी, जब से ये आदमी आया है मेरा सिर दुखने लगा है, और आप तो जानते हैं मंत्री जी, मेरी मौत कभी भी हो सकती है। एक काम करें मंत्री जी, ये आदमी जो कुछ भी कहता है वो लिखित स्वरूप में ले लीजिए। पता नहीं कल ये आदमी पलट जाए और हमें ही झूठा साबित कर दे। इसमें इसके हस्ताक्षर भी ले लीजिए, और अगर इसके बेटे ने महल नहीं बनाया तो हम इसे फांसी की सजा दे देंगे। हमें इस मूर्ख आदमी पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ओ महाराज, मुझे भी तुम लोगों पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अगर कल को तुम मेरा बेटा देखकर अपनी बेटी की शादी के लिए मना कर दो, तो इसलिए तुम्हें पूरे गांव वालों के सामने मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे बेटे से ही राजकुमारी की शादी करोगे। ठीक है।
कुछ भी कहने से पहले मैं सबके सामने एक बात बता दूं कि मेरा बेटा मूर्ख है। क्या बेटा मूर्ख है? मैं क्या अपनी बेटी की शादी एक मूर्ख से करूंगा? महाराज, जब मैं यहाँ आया था और मुझे दरबार के नियम का पता नहीं था, तब मैं आपकी जगह पर जाकर बैठ गया। तब मंत्री जी ने मुझे मूर्ख कहा था। अगर मैं मूर्ख हूँ तो मेरा बेटा भी मूर्ख ही होगा ना? हाँ, सही बात है। ठीक है, मेरा बेटा गधा भी है। मंत्री जी, बेटा गधा है? अरे महाराज, हमने तो गुस्से में आकर गधा कह दिया था ना। अगर ये गधा है तो उसका बेटा भी गधा ही होगा ना। इसका कहने का मतलब ये है कि अब चिंता मत कीजिए। ये हुई ना बात। तुम लोग तो काफी समझदार लग रहे हो। अच्छा, और मेरा बेटा अगर मूर्ख और गधा भी है, फिर भी अगर मेरे बेटे ने 5 मंजिला महल बना दिया तो राजा को अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे से करना ही होगा। मैं अपने सारे गांव वालों के सामने ये वादा करता हूं कि मेरी बेटी की शादी रजत के बेटे से ही होगी। और रजत, याद रखना, गांव छोड़कर जाने की हिम्मत मत करना। और जैसा तुमने कहा है वैसा नहीं हुआ तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। भूलना मत। अब तुम जा सकते हो। रजत घर की ओर निकल पड़ता है और सोचता है, तुम लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद और समझदार समझ रहे हो ना, और मुझे मूर्ख। अगर मैंने तुम्हारी रातों की नींद न उड़ा दी तो मेरा नाम भी रजत कुमार नहीं। रजत घर जाकर मीरा से कहता है, अरे मीरा, वो गधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? हमारे दोनों गधे तो बाहर बंधे हैं, आपने देखा नहीं क्या? अरे मैं नए गधे की बात कर रहा हूँ जो रात को आया था। रात में कौन सा गधा आया था? ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसी बातें कर रही हो मीरा? ये मजाक करने का समय नहीं है। सच बताओ, वो गधा कहाँ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप पी कर आए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास 2 ही गधे हैं, तीसरा गधा कहाँ से आएगा? ऐसा मत बोलो मीरा, कल रात को ही तो नया गधा आया था और जो इंसानों की तरह बातें कर रहा था, और उसी ने तो हमें कहा था कि राजा के पास जाकर उसकी शादी तय करके आओ, वो महल बनाएगा। और मैं राजा के पास जाकर उसकी शादी तय कर आया हूँ। आपने कोई भांग तो नहीं खा ली? कैसी बातें कर रहे हो? भला गधा कैसे इंसानों की तरह बातें कर सकता है? ऐसी बातें मत करो मीरा, वो राजा तो मुझे सूली पर चढ़ा देगा। क्या सच में तुम्हें रात में जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। वो मेरे बचपन से मुझे यही दिक्कत है। मैं रात में जो करती हूँ दिन में भूल जाती हूँ। मुझे रात का कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे ये बीमारी बचपन से है। हे भगवान, इसका मतलब तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, शादी से पहले मुझे ये बात नहीं बताई और रात की अंधी को मेरे गले बांध दिया। वो कुछ भी हो, अब क्या कर सकते हैं? और आप एक बात बताइए, अब आप क्या करेंगे? अब राजा तो आपको नहीं छोड़ेगा, और आपको क्या जरूरत थी गधे की बात मानने की? मीरा, मैं तेरे कहने पर ही राजा के पास गया था। मैं तो नहीं जाने वाला था। मैं ही गधा हूँ जो तेरी बात में आ गया। अब मेरा क्या होगा मीरा? अब राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। मुझे तो अपनी मौत सामने ही दिखाई दे रही है। ऐसे हाथ पैर रख देने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए उस गधे को जाकर ढूंढते हैं। दोनों मिलकर गांव-गांव, गली-गली ढूंढते हैं, लेकिन गधा कहीं नहीं मिलता। थक हार कर दोनों घर वापस आ जाते हैं। मीरा, अब कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो गया।
अब राजा मेरी जान लेकर ही रहेगा। मीरा, अब तुम्हारा और मेरा साथ शायद यहीं तक था। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर है। मेरी एक बात सुन लो मीरा, मेरे मर जाने के बाद मैंने केशव से रुपया 200 उधार लिए थे, वो दे देना। और रामलाल जी के भी रुपए 300 देने हैं, वो भी दे देना। किसी का कर्ज मत रखना मीरा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मीरा, तुम्हें तो पता है मैं खाने पीने का कितना शौकीन हूँ। जब तुम मेरा श्राद्ध करोगी ना, तो मेरे लिए 56 भोग जरूर बनाना। मैं जा रहा हूँ मीरा, अपना ख्याल रखना। हो सके तो मुझे भूल जाना और दूसरी शादी कर लेना। अब तो मुझे यमराज भी दिखाई देने लग गए हैं। मीरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहो जी, क्या तब से अनाप शनाप बोले जा रहे हो? कुछ नहीं होगा, इतना क्यों डरते हो? मैं हूं ना। तभी बाहर से आवाज आती है, रजत, बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। देखो मीरा, मुझे यमराज पुकार रहा है। लगता है मेरी मौत आ गई। अब मुझे जाना पड़ेगा मीरा, मुझे बचा ले। मीरा, तू विधवा बनकर कैसी दिखेगी, कुछ तो सोच। मीरा, मुझे बचा ले। आप चुप रहो जी, मैं देखती हूँ कौन है। हाँ मीरा, तुम जाकर देख लो और उसे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। जैसे ही मीरा बाहर जाकर देखती है तो वही गधा बाहर खड़ा होता है। अजी सुनते हो, जल्दी से बाहर आइए। रजत खुश होकर बाहर आता है। क्यों रे गधे, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। कहाँ गया था तू? तुझे पता है मैं दिन भर तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा। आज अगर तू नहीं आता तो मेरी तो जान ही चली जाती थी। तेरे कहने पर मैंने राजा की बेटी से तेरी शादी तय कर दी है और तू ही भाग गया। आप फिक्र मत करें, आप दोनों तो मेरे माता पिता समान हैं। वो सब छोड़िए, मैंने महल बनवा दिया है। आप लोग गांव के बाहर जाकर देख सकते हैं। क्या बात कर रहा है? सच में तूने महल बना दिया? चलो मीरा, चलो जल्दी से जाकर देखते हैं। दोनों गांव के बाहर जाकर देखते हैं तो एक बड़ा सा महल तैयार होता है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों वो महल देखकर दंग रह जाते हैं। मीरा, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये कैसा चमत्कार है। सचमुच इस गधे ने तो कमाल कर दिया। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं जी, वो गधा नहीं, हमारा बेटा है। अब हमें हमारे बेटे की बारात ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। दूसरे दिन रजत और मीरा राजा के पास बारात लेकर पहुंच जाते हैं। राजा दूल्हे को देखकर दंग रह जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये कैसा मजाक है? रजत, तुम गधे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? महाराज, अब आप कुछ नहीं बोल सकते। अपने पूरे गांव वालों के सामने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरा बेटा मूर्ख हुआ तो भी आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेंगे। अगर मेरा बेटा गधा भी हुआ फिर भी आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेंगे। अब आप अपना वादा नहीं बदल सकते। आपने ये वादा सबके सामने किया था। अब आपको अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवानी ही होगी। मैं तो आपसे पहले ही कह चुका था कि मेरा बेटा मूर्ख है और गधा है। राजा जी को ये सुनते ही चक्कर आ जाते हैं
और वे नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है। मंत्री जी, हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें राजकुमारी की शादी इस गधे से करवानी होगी। फिर राजकुमारी की शादी गधे से हो जाती है। तभी गधा अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देखकर राजकुमारी और महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वहाँ खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। आप सब ऐसे हैरान मत होइए, मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल मुझे श्राप मिला था, इसलिए मैं गधे के रूप में जी रहा था और जब तक मेरी शादी राजकुमारी अवनी से नहीं हो जाती तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकता था। आज मेरी शादी राजकुमारी अवनी से हो गई, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया। यही मेरा असली रूप है। मीरा, रजत, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। आप दोनों मेरे माँ बाप हो। आज आप दोनों की वजह से ही मुझे मेरे श्राप से छुटकारा मिला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप दोनों के लिए तोहफे के रूप में एक और महल बनवाया है और उस महल में आपके लिए ढेर सारा खजाना भी है। अब आपको जिंदगी भर किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मीरा और रजत उस महल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।